Hello students, welcome back to the Rank Factory. In this video lecture, I am going to cover more number of question which will be the combined from law of motion and also from the friction. Definitely this video lecture is going to help you to score good marks in NEET and IIT examination. Let's start with this. A balloon mass m is descending down with an acceleration a where g is greater than a, how much mass should be removed from it so that it start moving up with an acceleration a. देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैलून है जिसका मास m के बराबर है जो नीचे की तरफ आ रहा है a एक्सीलरेशन से। अब इसमें से कितना मास हम रिमूव करें ताकि ये बैलून जो है वो a से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो पहले कंडीशन की बात करते, जब ये नीचे आ रहा है, यहां पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg है। ठीक, नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है वो mg हो गया। यहां पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है हमने लिया उसको F के बराबर, लेकिन ये बैलून नीचे जा रहा a एक्सीलरेशन से। ये पहले कंडीशन की बात हो रही है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ की हम बात करते हैं। यहां पे सेकेंड लॉ जो है उसके हिसाब से हमारे पास हो जाएगा mg माइनस F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। साइड चेंज करेंगे, हम लिख सकते हैं mg माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एफ। सो एफ की जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू m टाइम ऑफ g माइनस ए। ठीक, ये फोर्स लग रहा है बलून पे जो उसको ऊपर की तरफ लगा हुआ है। नाउ अब हम मानते हैं कि इसमें से कुछ मास हमने माइनस कर दिया। कुछ मास माइनस करने पे इसका मास जो फाइनल है वो m प्राइम के बराबर है और ये अब a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसमें से सपोज कुछ मास आपने माइनस कर दिया है तो इसका बचा हुआ मास m प्राइम के बराबर है, तो ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सो इस पे लगने वाला फोर्स F हो गया और नीचे की तरफ m प्राइम g के बराबर हमारे फोर्स है ग्रेविटी का। सो यहां पे इक्वेशन होगा F माइनस एम प्राइम टाइम ऑफ जी इज इक्वल टू एम प्राइम टाइम ऑफ ए। सो यहां पे एफ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस का एम प्राइम टाइम ऑफ ए होगा। सो एफ इज इक्वल टू एम प्राइम टाइम ऑफ जी प्लस ए। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर आपका 1। दोनों में फोर्स की वैल्यू बराबर है। कंपेयर करते हैं हम लोग, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा m प्राइम टाइम ऑफ g प्लस ए इज इक्वल्स टू m टाइम ऑफ g माइनस ए। तो यहां से m प्राइम की जो वैल्यू आएगी, m प्राइम विल बी इक्वल्स टू m टाइम ऑफ g माइनस ए डिवाइडेड बाई g प्लस का a। ना पूछा कितना मास हम रिमूव करें, तो फाइनल मास m प्राइम है तो रिमूव किया गया मास डेल्टा m जो होगा दैट इज इक्वल्स टू m माइनस m प्राइम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू m माइनस का m टाइम ऑफ g माइनस a डिवाइडेड बाई g प्लस a। एलसीएम में किसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे m टाइम ऑफ g प्लस a माइनस टाइम ऑफ m टाइम ऑफ g माइनस a डिवाइडेड बाई g प्लस a। जब इसको फर्दर और सॉल्व किया जाएगा तो आएगा mg प्लस एम ए, mg प्लस एम ए माइनस mg प्लस एम ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ एम ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए। मतलब इतना मास हमें वहां से रिमूव करना पड़ेगा तब जाकर के ये बैलून जो है ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सीलरेशन से। आगे बढ़ते हैं। विद व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन अ मास मस्ट बी मूव्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस सो दैट द m रिमेन्स स्टिक टू इट एज शोन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m इज म्यू। देखिए यहां पे हम मानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हमने ए एक्सीलरेशन दिया
ए एक्सीलरेशन देने पे कैपिटल एम और स्मॉल एम एज इट इज बने हुए हैं अपनी जगह पे। नीचे का सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब देखिए यहां पे सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम इसको इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं और आप इस कैपिटल एम ब्लॉक पे बैठे हुए हैं। अब छोटे वाले मास की हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहां पे, तो छोटे वाले मास पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा स्मॉल एम जी। अब देखिए छोटे वाले पे फोर्स एम जी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लग गया और सूडो फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ लग जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ए, क्योंकि आप जिस फ्रेम पे बैठे हो वो एक्सीलरेटेड है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, ये कैपिटल एम से कांटेक्ट में है तो कैपिटल एम अपने ठीक परपेंडिकुलर अपने सरफेस के एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पे अप्लाई करेगा जो होगा एन के बराबर, और फ्रिक्शन फोर्स जो है यहां पे लगेगा ऊपर की तरफ ताकि इसको रोक सके, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन दिया गया म्यू, तो ये म्यू इंटू एन के बराबर होगा। ठीक, अब बोला गया कि ये रिमेन्स एट इट्स सेम पोजीशन, कोई भी पोजीशन में परिवर्तन नहीं होना है। तो देखिए एन की वैल्यू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए, 0, तभी ये एज इट इज बना रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो एन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस का हो गया, और माइनस का एम ए इज इक्वल टू 0, तो यहां पे n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एम ए, एन की वैल्यू एम ए के बराबर हो गया। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक उस प्लेस पे पड़ा रहे, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी 0। पूछा गया लिस्ट एक्सीलरेशन कितना हो, कम से कम एक्सीलरेशन कितना हो, तो फोर्स ऑफ अलोंग वाई एक्सिस 0 होना चाहिए। तो यहां पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो आपका है म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने पे रेस्ट की कंडीशन है, तो रेस्ट का फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा भी हो सकता है। तो म्यू एम ए, एन की वैल्यू एम ए है तो यहां पुट करेंगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी, तो यहां से एम कैंसिल हो गया, तो एक म्यू इंटू ए जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, तो यहां से हमें मिल जाएगा ए हमसे पूछा गया है तो ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू। तो कम से कम मिनिमम एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो मिनिमम एक्सीलरेशन जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू। एटलीस्ट इतना फोर्स, इतना एक्सीलरेशन हो तब जाकर के वो ब्लॉक रुका रहेगा। अच्छा, फोर्स भी पूछा जा सकता है कि फोर्स कितना लगाएं, तो फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो m प्लस एम इंटू एक्सीलरेशन ए, मतलब यहां पे कोई फोर्स अगर आपसे पूछ दिया कि कितना लगाएं तो f की वैल्यू आएगा आपका m प्लस एम इंटू जी अपॉन म्यू। इतना फोर्स कम से कम लगना चाहिए बड़े वाले ब्लॉक m पे, तब जाके वो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ना अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिया गया द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द सिचुएशन शोन इज कैपिटल एन, इफ ऑल द सरफेस आर स्मूथ देन द वैल्यू ऑफ एन इज। देखिए इस वाले केस में ना हम लोग एक क्वेश्चन किए हुए जिसमें स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखा होता है, तो पूछा जाता है कितना हम एक्सीलरेशन दे ताकि छोटा वाला ब्लॉक ऊपर ही पड़ा रहे, तो आंसर आता है जी टेन थीटा। यहां एक्सीलरेशन जी टेन थीटा दिया गया, बोला गया कि इस वाले केस में अब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक इंक्लाइंड सरफेस यहां बनाते हैं और इस पे ब्लॉक को रख देते हैं। ठीक, अब ये ब्लॉक क्या इंक्लाइंड के अलोंग मूव कर सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट इंक्लाइंड के अलोंग ही चलेंगे। तो एक फोर्स आपका हो गया इधर की तरफ जो हो जाता है एम जी कॉस थीटा, और एक फोर्स हो गया आपका इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक, और सूडो फोर्स जो है, सूडो फोर्स हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि हम इसी के ऊपर, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर बैठ के इसको देख रहे हैं, तो सूडो फोर्स इधर हो जाएगा, तो इसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल हमारा आ गया ये यहां से ये थीटा एंगल। ठीक, तो इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे, वो हो जाएगा एम ए कॉस, एम ए साइन थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा एम ए कॉस थीटा।
देखिए बैलेंस के कंडीशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ए की वैल्यू जी टेन थीटा के बराबर होगा, और ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं कहां से, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके जो इंक्लाइन के अलोंग के हैं ना। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ए की वैल्यू जी टेन थीटा हमको गिवन है, तो एम इंटू जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का एम इंटू जी कॉस थीटा। अच्छा एम जी को हम लोग कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, एम जी हो गया हमारे पास, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा, तो टेन थीटा होता साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा की वैल्यू हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहां प्लेस किया है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एम जी ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 होता है, सो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा। तो अब देखिए यही नॉर्मल फोर्स जो है वो ब्लॉक के द्वारा, जो बड़ा वाला ब्लॉक है वेज, ये एम का, कैपिटल एम का, ये अप्लाई कर रहा है किस पे, स्मॉल एम के ऊपर, मतलब बड़ा वाला ब्लॉक जो है वो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी बाई कॉस थीटा के बराबर ही फोर्स, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करा किस पे, स्मॉल एम के ऊपर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है एम जी बाई कॉस थीटा हमारा करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। द ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सीलरेशन ए टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी ऑन इट, देन ए इज इक्वल्स टू। देखिए अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, इतना ही एक्सीलरेशन हम देते हैं तो ब्लॉक रुका रहता है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देख लीजिए। यहां पे हमने इंक्लाइंड सरफेस लिया, ये हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक, और हमने माना कि जो ऑब्जर्वर है वो इसी ब्लॉक पे बैठा वेट्स के ऊपर, तो यहां पे एक्सीलरेशन राइट वर्ड्स है, तो इस पे हमारा ठीक एक्सीलरेशन इधर की तरफ लग जाएगा, सूडो फोर्स वो हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा। अब क्या करना हमें, ये ब्लॉक के लिए बोला गया कि ये इसी पे टिका रहे, ये ऐसे मूव कर सकता है इंक्लाइन के अलोंग, तो हम फोर्सेस का कंपोनेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए एम ए जो है उसका कंपोनेंट हमें इधर की तरफ लेना पड़ेगा, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एम ए साइन थीटा, साइन अल्फा, क्योंकि ये एम ए जो है फोर्स इधर की तरफ, उसका कंपोनेंट लेंगे हम लोग, तो एम ए साइन अल्फा आएगा, और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा एम ए कॉस अल्फा। अब ब्लॉक इसी पे पड़ा रहे, इसका मतलब इंक्लाइंड के अलोंग जो मोशन होना है, मतलब जो इसके अलोंग मोशन होना है वो एकदम जीरो एक्सीलरेशन का हो, इसी पे पड़ा रहे एचटी, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब यहां पे देखिए हमारे पास रिलेशन जो बनेगा उसके लिए एम ए कॉस अल्फा इंक्लाइंड के अलोंग ऊपर है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे वाला जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, एम ए कॉस अल्फा माइनस का एम जी साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा ना हो कि सब अल्फा हो जाए क्योंकि एंगल अल्फा दिया गया है, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास m से m कैंसिल होगी वैल्यू, a cos अल्फा इज इक्वल्स टू g साइन अल्फा आएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी g साइन अल्फा बाई cos अल्फा, तो यहां पे a की वैल्यू हमारे पास आ गया g टाइम ऑफ tan अल्फा, और यही एक्सीलरेशन g tan थीटा पीछे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहां पे आपका पहला ऑप्शन g tan अल्फा जो है दैट वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। देख काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कौन सी चीज सही है, देख काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दोनों सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हों तभी, ठीक है, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, टेंडेंसी ऑफ मोशन के हिसाब से चलता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के हिसाब से, वो भी मोशन की टेंडेंसी नहीं, मतलब रिलेटिव मोशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे हम लोग। तो पहला कहा गया इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ऐसी बात नहीं है,
अगर 2 ब्लॉक सिस्टम को लेके हम लोग चलते हैं और फोर्स हमने इधर अप्लाई कर दिया है और रिलेटिव मोशन की पॉसिबिलिटी होगी ऊपर वाले में, तब फ्रिक्शन यहां पे ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स, ऐसा जरूरी नहीं कि अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगे, या फिर ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ब्लॉक का मोशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है और आपने फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश की और साथ में फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो भी इधर की तरफ लगेगा, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया था कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये पहला वाला हमारा गलत हो गया यहां पे। ठीक, पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट नहीं है, तो दिस वन इज रॉन्ग। सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट हैज टू बी काइनेटिक, ऐसी बात भी नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो काइनेटिक लगा हो फोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी डबल ब्लॉक सिस्टम में अगर देखें तो ऊपर वाला इधर की तरफ मूव करेगा और ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी इधर की तरफ लगेगा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। देखिए फोर्थ दिया गया, इट कैन इंक्रीज वेलोसिटी, ये बात सही है। अगर रिलेटिव मोशन होना क्रिएट हो गया, जैसे कि हम इस ब्लॉक की बात करते हैं, यहां फोर्स आप लगा दीजिए, फोर्स बहुत ज्यादा है तो रिलेटिव मोशन होने लगा, तो यहां पे रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव मोशन होने पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहां पे म्यू के इंटू एन के बराबर, जबकि एन इस पे हो जाएगा फोर्स स्मॉल एम जी यहाँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन इस पे आना शुरू कर देगा। एक्सीलरेशन जो होगा वो म्यू के इंटू जी के बराबर हो जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा इधर जाने की, ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए कैन की जगह पे मे, इट मे इंक्रीज द वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। A block of mass m is placed on a rough horizontal surface. If mu is the coefficient of static friction between block and the surface, then maximum value of contact force between block and the surface is. देखिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू हमें बताना है कि कांटेक्ट फोर्स का कितना होगा मैक्सिमम फोर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, हमें एक डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया रफ सरफेस जिसके ऊपर हमने रख दिया ब्लॉक। ठीक, इस ब्लॉक का मास है m, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। नीचे की तरफ हो गया हमारे पास mg ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सपोज इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि फोर्स जब भी आप लगाएंगे तो मान लेते हैं कि आपने कहीं फोर्स इस पे लगाया है F, मैक्सिमम की बात किया हुआ तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगा दिया, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर हो जाएगा। ठीक, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक काइनेटिक की बात नहीं किया, केवल बोला हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो यहाँ पे म्यू इंटू एन हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैक्सिमम फोर्स ताकि वो मूव कर सके ब्लॉक एंड द सरफेस। ठीक, कांटेक्ट फोर्स मैक्सिमम में बताना है, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स के बराबर फ्रिक्शन फोर्स होगा जो म्यू एन के बराबर हो जाएगा। अब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि ब्लॉक जो है ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं सकता, तो एन माइनस एम जी मस्ट बी जीरो, तो यहां से एन की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, एम जी के बराबर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा म्यू टाइम ऑफ एम जी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू टाइम ऑफ एम जी। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स दो हो गए, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक, जिसकी वैल्यू एम जी है, और एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू एन के बराबर, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पूछा कांटेक्ट फोर्स बताइए, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा कांटेक्ट फोर्स, तो C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस का म्यू एन स्क्वायर अंडर रूट में, तो एन स्क्वायर दोनों में से एन को हमने बाहर ले लिया, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो एन की वैल्यू प्लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
तो हमारा आंसर जो है वो आंसर आएगा mg√1 प्लस म्यू स्क्वायर, mg√1 प्लस म्यू का स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर 2, ये मैक्सिमम कांटेक्ट फोर्स लगेगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। A 1 kg block is being pushed against the wall by a force of 75 Newton as shown in the figure. The coefficient of friction is 0.25. The magnitude of acceleration of the block is, देखिए सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमको। ये हो गया ब्लॉक हमारे पास, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg और मास दिया है 1 kg, तो mg का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन, g की वैल्यू हमने यहां पे 10 लिया। अब देखिए जो फोर्स अप्लाई किया गया है उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, जो एक कंपोनेंट इसका इधर हो जाएगा, वो हो देखिए यहां पे एंगल जो है वो 37 डिग्री हो जाएगा, तो ये होगा f cos 37, f की वैल्यू है 75, f cos 37 डिग्री, तो 75 इंटू cos 37 होता है 4/5 न्यूटन, तो ये आपका आएगा 60 न्यूटन, ये वैल्यू आएगा 60 न्यूटन, क्योंकि 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 4 60। और दूसरा कंपोनेंट इसका जो आएगा वो ऊपर की तरफ होगा, f का दूसरा कंपोनेंट जो यहां पे ऐसे लग रहा होगा, एक तो ऐसे लग जाएगा, एक ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, वो होगा 75 साइन 37, और साइन 37 होता है 3/5, तो 3/5 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 75 इंटू 3/5, या जाएगा 45 न्यूटन। ठीक, अब जब इस को वॉल से प्रेस किया जाएगा तो जो सरफेस है वॉल का वो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जो होगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब जरा देखिए नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स का जो कंपोनेंट आया है वो इसके वेट से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जो होगा म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स, या इससे कम हो सकता है ना। अब यहां पे बैलेंस करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, तो एन जो है एन विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन, एन की वैल्यू हो जाएगा 60 न्यूटन के बराबर। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है ए से, तो ऊपर की तरफ केवल एक ही लगा हुआ फोर्स, वो है एफ साइन 37, जिसकी वैल्यू 45 न्यूटन आया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वर्टिकल के अलोंग न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग 45 न्यूटन फोर्स, 45 न्यूटन फोर्स माइनस 10 न्यूटन का फोर्स माइनस म्यू एन इज इक्वल्स टू मास, जो मास दिया गया हमको 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ए। अब देखिए 45 में से 10 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 35 न्यूटन, माइनस म्यू की वैल्यू है 0.25 इंटू 60 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू एक्सीलरेशन ए। तो 35 माइनस 60 में 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 न्यूटन इज इक्वल्स टू ए इंटू के जी। तो 35 में 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 न्यूटन पर के जी इज इक्वल्स टू ए। तो यहां से हमको मिलेगा एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वॉल पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ in the question say the upper half of inclined plane with the inclination alpha is perfectly smooth while the lower half is rough. The body starts from the rest at the top of the incline and comes to the rest again at the bottom. The coefficient of friction for the lower half of the inclined is, देखिए
यहां पे कहा गया कि ये हाफ जो है, ये डिस्टेंस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू के बराबर है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्मूथ है। यहां से ब्लॉक नीचे चला, ये 0 स्पीड से चला, ठीक, यहां पे 0 स्पीड से चला, यहां आते आते इसकी स्पीड जो है वो नीचे की तरफ v के बराबर हो गया, और यहां आकर के स्पीड अगेन 0 हो गया। तो बोला गया है कि ये अगर अल्फा एंगल है हमारे पास इंक्लाइंड का, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था उसका, ये हमको बताना है। देखिए इसका आंसर आएगा tan अल्फा बाई 2, ठीक, tan अल्फा बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है n-1 tan अल्फा बाई n, नाउ n+1 आएगा। अब यहां पे स्मूथ सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स इस पे जो लगा होगा वो होगा mg साइन अल्फा, और ये फोर्स हो गया mg कॉस अल्फा, और ऊपर की तरफ हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स जो इसका मोशन नीचे की तरफ कॉज कर रहा है वो कितना है, mg साइन अल्फा। तो ये मानते हैं a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो mg साइन अल्फा इज इक्वल्स टू m इंटू ए, सो a की वैल्यू आएगा g साइन अल्फा। मतलब स्मूथ सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन एक्वायर करेगा वो g साइन अल्फा के बराबर होगा। इनिशियल स्पीड 0 है, सो 0 है इनिशियल स्पीड, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, वेलोसिटी v होना है मिड में आके, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ g साइन अल्फा इंटू डिस्टेंस x। मानते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास x है, और ये आगे फर्दर डिस्टेंस x के बराबर है। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2gx साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब रफ सरफेस पे आते हैं, रफ सरफेस पे नीचे की तरफ इधर फोर्स लगेगा mg साइन अल्फा, ये हो गया नीचे की तरफ mg कॉस अल्फा, यहां पे हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू n, और ये ब्लॉक जा रहा a प्राइम से नीचे। तो यहां इक्वेशन बनेगा n की वैल्यू mg कॉस अल्फा के बराबर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg कॉस अल्फा। सो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से mg साइन अल्फा माइनस म्यू mg कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम ए प्राइम, ए सब में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, g को कॉमन ले लेंगे, g टाइम ऑफ साइन अल्फा माइनस का म्यू टाइम ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए प्राइम। अच्छा, इस पे v से चल करके 0 हो रहा है, इनिशियल v है स्पीड, फाइनली 0 है, ठीक। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस का 2 टाइम ऑफ g साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा इंटू डिस्टेंस x, क्योंकि ये डिस्टेंस x के बराबर ही है। सो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2gx साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा हो गया। अब पहले इक्वेशन में हमने v स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपने फाइनल इक्वेशन में, तो हमारे पास आएगा 2gx साइन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2gx साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। देखिए 2gx से 2gx कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा प्लस का म्यू कॉस अल्फा आएगा। फर्दर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम अब हो गया है। नेक्स्ट, अब देखिए दिया गया है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के टर्म को एक साथ रखते हैं, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस अल्फा। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस अल्फा। सो हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया। तो आंसर हमारे पास आएगा म्यू इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ tan अल्फा। तो ये रिलेशन जो है वो फॉलो करता है n+1 tan अल्फा, n+1 tan अल्फा अपॉन n, जहां पे n जो है
वो रेशियो होता है स्मूथ सरफेस की लेंथ का, किसके रिस्पेक्ट में, रफ सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो 2 टाइम ऑफ tan अल्फा आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक इज। तो यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। mg फोर्स नीचे की तरफ, f cos थीटा इधर की तरफ, इसका कंपोनेंट f sin थीटा ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो भी ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ। नाउ वर्टिकल के फोर्सेस को हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन प्लस का f sin थीटा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg। यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगा mg माइनस का f sin थीटा। अगेन अब बात करें हॉरिजॉन्टल में, तो f cos थीटा एटलीस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, एंड फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू एन। एन की वैल्यू रख दें यहाँ पे, f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टाइम ऑफ mg माइनस f sin थीटा, ये होना चाहिए। सो f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg माइनस का म्यू f sin थीटा। साइड चेंज कर देते हैं, f को अलग ले लेते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू mg। सो f इज इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर का पार्ट अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो हम लिखेंगे d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगा हमको tan थीटा, तो म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर होना चाहिए। अब देखिए म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर, तो इसका मतलब हम ऐसे बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया म्यू के बराबर, ये 1 के बराबर, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली f इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा की वैल्यू आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस का म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स का वैल्यू आएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है।